आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ऑर्डर 3 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इसके टोटल 6 रूल हैं। ऑर्डर का टाइटल है रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर। यानी इस ऑर्डर के अंदर बेसिकली ये चीज़ डिस्कस की गई है कि जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि दावा दायर होगा, दावा दायर करेंगी कौन, पार्टीज़ करेंगी और उस दावे में किस तरह उन्होंने फ्रेमिंग करनी है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। लेकिन जब वो दावा दायर कर लेंगी तो अब ज़ाहिर-सी बात है कोर्ट में उन्हें सूट इंस्टीट्यूट करने के बाद अपेयर भी तो होना पड़ेगा। तो बेसिकली अपेयर वो खुद भी हो सकती हैं, उनके वकील भी हो सकते हैं, उनकी तरफ से कोई अपॉइंट किए हुए नुमाइंदे रिकॉग्नाइज़ एजेंट भी हो सकते हैं। ये कानून उन्हें राइट देता है और ये जो ऑर्डर 3 है वो उन्हीं रिकॉग्नाइज़ एजेंट और प्लीडर के बारे में बताता है कि जो पार्टीज़ की तरफ से कोर्ट में उनकी पेशियों में पेश हो सकते हैं, उनके बिहाफ़ पे कोई दरख्वास्त दे सकते हैं, कोई अपीयरेंस दे सकते हैं। ये ऑर्डर उन्हीं रिकॉग्नाइज़ एजेंट और प्लीडर से मुतल्लक बता रहा है। टोटल 6 रूल हैं इसके। इनको स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है हमें पता हो कि प्लीडर क्या होता है, रिकॉग्नाइज़ एजेंट क्या होता है। अब प्लीडर बेसिकली सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 ऑफ सीपीसी में बता दिया गया है कि वो पर्सन जो किसी के बिहाफ़ पे कोर्ट में अपीयर हो सकता हो, प्लीड कर सकता हो, उसे हम प्लीडर कहते हैं। मतलब जाके आर्गुमेंट कर सकता हो, दरख्वास्तें वगैरह जमा करवा सकते हो, दावा जवाब दावा जमा करवा सकता हो, वो प्लीडर है। रिकॉग्नाइज़ एजेंट बेसिकली वो पर्सन होता है कि टेक्निकली तौर पर देखें तो रिकॉग्नाइज़ एजेंट वही बंदा हम कहेंगे जिसे हमने अपने बिहाफ़ पे ऐसा एजेंट अपॉइंट किया कि आपके बिहाफ़ पे कोई फ़ंक्शन आपसे अथॉरिटी देते हो कि वो परफ़ॉर्म करे, वो होता है एजेंट। लेकिन कानून की ज़ुबान में रिकॉग्नाइज़ एजेंट जिसे कहा गया है इस ऑर्डर के अंदर, वो रूल 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे, लिहाज़ा अभी मैं ये चीज़ डिस्कस नहीं कर रही। जब रूल 2 पे जाएँगे तब आप वैसे आपको एजेंट का मैंने मतलब समझा दिया कि एजेंट क्या होता है, लेकिन किसी कानूनी डेफ़िनेशन इसकी क्या बताई गई है। अगर कानून में बेसिकली जो डेफ़िनेशन बताई जाती है ना, उसे आपने एग्ज़ाम में वैसे ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पर जो डेफ़िनेशन के लिए जो है वो एग्ज़ैक्ट वही सरगोधा बोर्ड वाला क्राइटेरिया है कि एक लफ्ज़ भी आगे पीछे ना हो। तो डेफ़िनेशन में बेसिकली वही क्राइटेरिया होता है। कानून में जिस चीज़ की जो जिस तरह से डिफ़ाइन किया गया है उसी तरह बताना है। बाकी सारी चीज़ों में प्रोविज़न में आप अपना कॉन्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन डेफ़िनेशन के मामले में नहीं कर सकते। तो लिहाज़ा डेफ़िनेशन जो है वो रूल 2 में आके रिकॉग्नाइज़ एजेंट की पढ़ेंगे। अब इसको स्टार्ट करते हैं। रूल 1 कहता है अपीयरेंस एक्स्ट्रा मे बी इन पर्सन बाय रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और बाय प्लीडर। सो टाइटल से ज़ाहिर हो रहा है कि कोर्ट में पार्टी जो है वो उसने जो अफेयर होना है, पेशियों पे आना है, वो बज़ाते खुद भी आ सकती है, उसका एजेंट भी आ सकता है, उसका वकील भी आ सकता है। वो कह रहे हैं एनी अपीयरेंस, एप्लीकेशन और एक्ट इन और टू एनी कोर्ट required or authorized by law to be made or done by a party in such court। वो कह रहे हैं कि अगर तो कोई भी आपने पेशी पे आना है, मतलब अपेयर होना है, कोई दरख्वास्त देनी है, कोई काम करना है कोर्ट के अंदर, कोई एक्शन परफॉर्म करना है किसी कोर्ट के अंदर, जो कि कोर्ट रिक्वायर करता है और लॉ के कोर्ट ऑथोराइज करता है बाय लॉ, मतलब कोर्ट के पास ये अथॉरिटी भी है लॉ कि वो कहता है कि ये पार्टी ही करे कोर्ट में। मतलब रिक्वायरमेंट यही है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट पेश करना है तो कानूनी तौर पर रिक्वायरमेंट यही है कि वो बंदा आके खुद पेश करे, और लॉ में भी अथॉरिटी है कि उसने खुद ही आके पेश करना है। तो अब इस सिचुएशन में कह रहे हैं कि वो पार्टी खुद ही आएगी कोर्ट में, लेकिन मे का वर्ड है कि डिस्क्रिशन है। अब एक्सेप्ट से लेके ये जो कोमा वाली लाइन है ना, एक्सेप्ट से टाइमिंग फोर्स तक, इसे इधर तक स्किप कर दें क्योंकि इस जनरल रूल की एक्सेप्शन हो के इधर से स्टार्ट करें। मे बी मेड और डन बाय द पार्टी इन पर्सन, बाय रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और बाय प्लीडर अपीयरिंग, अप्लाइंग और एक्टिंग एज अ केस में इन हिज बिहाफ। तो अब इस सिचुएशन में वो कह रहे हैं वो बंदा खुद भी आ सकता है उसकी तरफ से, उसका रिकॉग्नाइज एजेंट भी आ सकता है, उसका प्लीडर भी आ सकता है। बस सो अगर इसे एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ करूँ तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोर्ट के अंदर रिक्वायरमेंट है कि किसी पेशी पे आना है, कोई दरख्वास्त जमा करवानी, कोई एक्शन वगैरह परफॉर्म करना है, जो कि लॉ रिक्वायर करता है आपसे, कोर्ट रिक्वायर करता है कोई बंदा खुद आए, जो है कि वो बंदा खुद करे। तो डिस्क्रिशनरी पावर इस बंदे की, तो इस चीज़ में उसके पास इसे रिलीफ़ दिया गया है कि वो बंदा खुद भी आ सकता है जब कोर्ट उसे कहता है, उसका वकील भी आ सकता है और उसका एजेंट भी आ सकता है इन सारे फंक्शन के लिए, यानी अपीयरेंस एक्ट और एप्लीकेशन के लिए। एक्सेप्शन इसकी ये है कि एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज़ एक्सप्रेसिवली प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब कोई कानून जो इस टाइम सीपीसी के साथ कोई पेंडिंग कोई कानून जो एग्ज़िस्ट करता है पाकिस्तान में, इन्फोर्सेबल भी है। अगर वहाँ पर जो जनरल रूल की कोई अदरवाइज़ उससे कुछ ऑपोज़िट हट के बताया गया है, तो फिर उस टाइम ये जो जनरल रूल है वो फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट इसकी प्रोवाइज़ो है प्रोवाइडेड दैट एनी सच अपीयरेंस शैल, अब यहाँ पर भी कोमा वाली लाइन को स्किप कर दें, कह रहे हैं एनी सच अपीयरेंस शैल बी मेड बाय द पार्टी इन पर्सन
अब कॉमा वाली लाइन को पढ़ने के वो कह रहे हैं कि इफ़ द कोर्ट सो डायरेक्ट। सो वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तो अपीयरेंस रिक्वायर है कि वो पार्टी ही करे, तो अब इस सिचुएशन के अंदर मतलब अगर कोर्ट डायरेक्शन देती है कि किसी बंदे ने बज़ाते खुद ही पेश होना है, तो लाज़िम है कि वो बंदा खुद ही आएगा। सो अब आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो ऊपर बात थी उसमें मे का वर्ड लिखा हुआ था, तो तभी उस पार्टी के पास ये ऑप्शन था कि वो खुद आ जाए, उसका वकील आ जाए, उसका एजेंट पेश हो जाए। प्रोविज़ो में शैल का वर्ड लिखा हुआ है कि अगर तो कोर्ट डायरेक्शन देती है, रिक्वायर करती है कि उस बज़ाते बंदे ने खुद ही पेश होना है, तो देन उस पर्सन को खुद ही अपीयर होना पड़ेगा। तब उसके बिहाफ़ पे वकील या उसका एजेंट नहीं आ सकता। अब इसको अगर हम प्रैक्टिकली समझें, अगर आप लोगों ने कोई प्लीडिंग पढ़ी हो यानी प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट उसमें कोई नोटिस जो कोर्ट का आता है, आपने कभी कोई नोटिस पढ़ने का इत्तेफ़ाक आपको हुआ हो, जो कोर्ट की तरफ से नोटिस समन वग़ैरह आते हैं, अगर आपको वो पढ़ने का इत्तेफ़ाक हुआ हो, तो आपको पता होगा वहाँ पर आपने देखा होगा कोई असालतन वकालतन का वर्ड लिखा होता है। अब अगर तो असालता का मतलब होता है कि पार्टी खुद प्रिपेयर हो और वकालत का मतलब होता है कि वकील आ जाए उस पार्टी का। तो अगर किसी केस के अंदर कोर्ट ये नोटिस देती है कि पार्टी ने असालतन पेश होना है, तो अब इस सिचुएशन में लाज़िम होगा कि वो पार्टी खुद ही कोर्ट में पेशी के टाइम आएगी, खुद ही अपीयर होगी। लेकिन अगर सालतन वकालतन का ऑप्शन लिखा होगा, तो अब इस सिचुएशन में है कि वो खुद भी आ सकता है, उसका वकील भी आ सकता है। वो अपने किसी एजेंट को भी भेज सकता है। ये था रूल 1। अब नेक्स्ट है रूल 2, जिसमें मैंने कहा था कि रिकॉग्नाइज एजेंट बताया गया कि रिकॉग्नाइज एजेंट कौन होते हैं। तो कह रहे हैं रिकॉग्नाइज एजेंट ऑफ द पार्टीज बाय होम सच अपेयरेंस एप्लीकेशन एक्ट में भी मेड और वो पर्सन रिकॉग्नाइज एजेंट वो होते हैं जिनके जिनके थ्रू जो है वो जो पार्टी के तो बिहाफ पे वो कह रहे हैं दरख्वास्त दे सकते हैं, पेयर हो सकते हैं, कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। वो कौन होंगे? वो होंगे पर्सन होल्डिंग पावर ऑफ अटॉर्नी ऑथराइजिंग देम टू मेक एंड डू सच अपेयरेंस एप्लीकेशन एंड एक्ट ऑन बिहाफ सच पर्सन। मतलब वो पर्सन जो कि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर होते हैं, और वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो कि अथॉरिटी दे के वो उन पार्टी के बिहाफ पे अपेयर हो सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। वो बंदे रिकॉग्नाइज एजेंट कहलाएंगे। अब पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो मुख्तारनामा दो तरह का होता है, मुख्तार आम खास और मुख्तार आम आम। मुख्तार आम खास में इसमें एक स्पेसिफिक मैटर के लिए उसने अथॉरिटी दी है कि इस फलां केस के अंदर आपने आना है। मुख्तार आम आम मतलब मिसाल के तौर पर उसने कह दिया कि सारे ही मैटर में मेरे आपने ही जाना है। तो इसकी एक सिचुएशन ये आप एग्जांपल से समझें कि बाज़ औक़ात होता ये है कि सिविल केस जो है वो बहुत लंबे-लंबे जाते हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर हो सकता है कि कोई पार्टी पहले कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में रह रही हो, अब वो ना रह रही हो, केस पेंडिंग चल रहा है, वो यहाँ से अपना सब कुछ शिफ्ट करके किसी दूसरी सिटी चले गई, अब वो कोर्ट की पेशियों में पेश नहीं हो सकती। तो उसने अपने बिहाफ़ पे किसी को मुख्तारनामा दे दिया है कि मेरे बिहाफ़ पे आपने केस की कोर्ट की प्रोसीडिंग में शामिल होना है, ऐड होना है, जाया करना है। तो वो उसे पावर ऑफ अटॉर्नी दे देगी, वो बेसिकली उसका रिकॉग्नाइज़ एजेंट होगा। और लॉ उसे इजाज़त देता है कि वो किसी को अपॉइंट कर सकता है पर्सन को, और वो रिकॉग्नाइज़ एजेंट उसे रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एग्ज़ाम्पल को अगर हम स्किप करें, ओके, तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए समझाई थी, एग्ज़ाम्पल दी। रिकॉग्नाइज़ एजेंट का बताया जा रहा है रूल 2 में कि रिकॉग्नाइज़ एजेंट कौन होता है। तो नंबर 1 तो वो पर्सन जिनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी हो, पावर अटॉर्नी होल्डर हो, और जिसके बहस उनके पास अथॉरिटी हो, जिसकी बेस पे कि वो पार्टी के बिहाफ़ पे अपेयर हो सकते हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग में, कोई दरख्वास्त दे सकते हैं, कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, वो बंदे रिकॉग्नाइज़ एजेंट कहलाएँगे। क्लॉज़ बी कहता है कि पर्सन कैरिंग ऑन ट्रेड और बिज़नेस फॉर एंड इन द नेम ऑफ अ पार्टीज़ नॉट रेज़िडेंट विदिन अ लोकल लिमिट ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ अ कोर्ट विदिन व्हिच द लिमिट द अपेयरेंस एप्लीकेशन और एक्ट इज़ सो मेड और डन। मतलब वो बंदे जिनके बिहाफ़ पे ये पेशी वग़ैरह भुगतनी है, पेयर्नेस करनी है, दरख्वास्त देनी है, कोई एक्शन परफ़ॉर्म करना है। जिस कोर्ट के अंदर करना है, उस कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिसडिक्शन में वो पर्सन कोई रहते हैं ही नहीं। तो उनके बिहाफ़ पे वो पर्सन जो कि उनका कारोबार वग़ैरह देख रहे हैं, ट्रेड और बिज़नेस कर रहे हैं, या वो उनके नाम पे ही बिज़नेस है, यानी वो ऑस्टेंसिबल ओनर हैं। वो उस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में रहते हैं जो कि कोर्ट रिक्वायर कर रहा है कि आप आओ। लेकिन जिस बंदे को रिक्वायर कर रहा है वो नहीं रहता उस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में। तो जो बंदा रहता है और वो उस पर्सन का जो कि नहीं रहता उसका कारोबार वगैरह भी देख रहा है, वो उसके बिहाफ़ पे रिकॉग्नाइज़ एजेंट हो सकता है। लेकिन ये रिकॉग्नाइज़ एजेंट जो है विद लिमिटेशन है। कौन से करें, मैटर कनेक्टेड विद सच ट्रेड और बिज़नेस ओनली एंड वेयर, यानी पहली लिमिटेशन ये है कि ये बंदा उस पर्सन के बिहाफ़ पे रिकॉग्नाइज़ एजेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं मैटर्स के मतलब हो सकता है जो कि वो कारोबार वगैरह उसका देख रहा है ना, तो उसी कारोबार से मतलब अगर कोई केस है,
तो उसी केस के अंदर उसका रिकॉग्नाइज एजेंट हो सकता है। एंड नेक्स्ट है दूसरी लिमिटेशन, वेयर नो अदर एजेंट एक्सप्रेसिवली ऑथराइज टू मेक, और अगर उसने कोई दूसरा एक्सप्रेसिवली तौर पर कोई एजेंट इस बंदे के अलावा अपॉइंट नहीं किया हुआ, देन वो हो सकता है। तो रिकॉग्नाइज एजेंट को अगर दोबारा मैं एक्सप्लेन करूँ, तो रिकॉग्नाइज एजेंट बेसिकली उन्होंने लिखा कि वो पार्टीज़, वो पर्सन होते हैं जो कि पार्टीज़ के बिहाफ पे कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं, कोई दरख्वास्त दे सकते हैं, कोई एक्शन परफॉर्म सकते हैं। उसमें कौन कौन सा पर्सन शामिल होगा? उसमें वो बंदा शामिल होगा, एक तो वो पर्सन जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होगी, जिसकी बेस पे उसे इख्तियार है कि वो इस पार्टी के बिहाफ पे अपीयर हो सकता है, कोई एक्ट परफॉर्म कर सकता है और कोई दरख्वास्त दे सकता है कोर्ट की प्रोसीडिंग में। दूसरा वो पर्सन होगा जो कि उस पार्टी के बिहाफ पे कोई कारोबार वगैरह कर रहा है, और वो पार्टी कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में नहीं रहती, जिस कोर्ट के अंदर आपने पेशी देनी है, लेकिन वो बंदा जो कि कारोबार कर रहा है वो रहता है। देन वो पर्सन जो है वो आपका रिकॉग्नाइज एजेंट हो सकता है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं मैटर से मुतल्लिक़ जो कि आपकी कारोबार जो आपका देख रहा है, उसी कारोबार से रिलेटेड अगर कोई केस चल रहा है, सिर्फ़ उस मैटर में आपका रिकॉग्नाइज एजेंट हो सकता है। और वो भी सिर्फ़ तब हो सकता है जब आपने कोई और रिकॉग्नाइज एजेंट एक्सप्रेसिवली तौर पर अपॉइंट नहीं किया होगा। नेक्स्ट है रूल 3, वो कह रहा है सर्विस ऑफ प्रोसेस और रिकॉग्नाइज एजेंट। इसमें ये 2 सब रूल हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि बेसिकली रिकॉग्नाइज एजेंट को, अगर पार्टी के बजाय रिकॉग्नाइज एजेंट को कोई सर्विस ऑफ प्रोसेस जैसे कि नोटिस वगैरह, समन वगैरह इशू कर दिया जाए, तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या होती है? वो कह रहे हैं प्रोसेस सर्व ऑन द रिकॉग्नाइज एजेंट ऑफ अ पार्टी शैल बी एज इफेक्चुअल एज इफ द सेम हैड बीन सर्व ऑन द पार्टी इन पर्सन। वो कह रहे हैं अगर आप लोग जो ये प्रोसेस सर्व की जाते हैं पार्टी के रिकॉग्नाइज एजेंट को, तो उनकी वही वैल्यू होती है, ऑथेंटिसिटी वैल्यू उनकी यही होती है कि जैसे कि आपने पर्सनली पार्टी को वो सर्विस ऑफ प्रोसेस जारी कर दी। मसलन वो ये कहना चाह रहे हैं, अगर कोई नोटिस और समन आपने पार्टी के रिकॉग्नाइज एजेंट को दे दिया, तो वो कानूनी तौर पर यही समझा जाएगा कि वो आपने पार्टी को इन पर्सनल कैपेसिटी मतलब उसके हाथ में दिया है। एक्सेप्शन इसकी ये जनरल रूल की कि अनलेस कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट, अगर इस जनरल रूल से हट के कोई चीज़ कोर्ट डायरेक्शन देती है, देन फिर ये जनरल रूल नहीं कंसीडर किया जाएगा। सब रूल 2 कहता है द प्रोविजन फॉर द सर्विस ऑफ प्रोसेस और अ पार्टी टू अ सूट शैल अप्लाई टू सर्विस। मतलब जो सर्विस ऑफ प्रोसेस को अप्लाई करवाने की, डिलीवर वगैरह कराने की जो भी सर्विस ऑफ प्रोसेस से रिलेटेड प्रोविजन है ना, जो पार्टी ऑफ सूट को देने के हवाले से हैं, वही अप्लाई होंगी रिकॉग्नाइज एजेंट के हवाले से। जैसे कि हम लोगों ने सेक्शन 27 टू 33 में पढ़ना है, और आगे नेक्स्ट ऑर्डर 5 है, ये सर्विस ऑफ प्रोसेस से मतलब कि जैसे कि अगर किसी पर्सन को पहले पर्सनली देना होता है, नहीं मिलता, तो हम लोग मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन मोड के थ्रू, पोस्टल सर्विस के थ्रू, और जो है वो बाय बीट ऑफ ड्रम और अदर वेज, या कॉन्स्पेक्ट उसके किसी घर की जगह पर लगा जाते हैं नोटिस के, उसको क्योंकि उसे इंटीमेट करना होता है भाई आपके खिलाफ दावा हो गया है। तो इसी तरह वो कह रहे हैं जो जिस तरह पार्टी को हम लोगों ने सर्विस ऑफ प्रोसेस जारी करना है ना, बिल्कुल इसी तरह रिकॉग्नाइज एजेंट को भी डिलीवर करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रूल 4, जो कि कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर। अब यहाँ पर इस ऑर्डर के अंदर प्लीडर को क्यों नहीं डिफाइन किया गया? क्योंकि ऑलरेडी सेक्शन 2 सब सेक्शन 15 के अंदर इसकी डेफिनेशन बता दी गई थी, तो दोबारा रिपीट टेलीकास्ट करना कानून की आदत नहीं हो किसी चीज़ को दोबारा रिपीट करें, क्योंकि सेक्शन 2 में बता दिया था उन्होंने कि जो यहाँ पर एक्सप्रेशन बता दिए गए हैं, अगर ये कहीं आगे यूज़ होंगे तो इनका यही मतलब होगा, तो इसलिए उन्होंने प्लीडर को डिफाइन नहीं किया। अब जो रूल 4 है, ये बेसिकली प्लीडर की अपॉइंटमेंट के हवाले से डील कर रहा है। आई गेस इसके टोटल 5 सब रूल हैं। हाँ, 5 ही हैं। तो इसे स्टार्ट करते हैं। वो कह रहे हैं नंबर 1, इसमें बेसिकली प्लीडर की अपॉइंटमेंट का ही तरीका ही बताया जा रहा है। वो कह रहे हैं नो प्लीडर शैल एक्ट फॉर एनी पर्सन इन एनी कोर्ट। कोई भी वकील जो है वो किसी भी पर्सन के लिए किसी भी कोर्ट में एक्ट, मतलब ये कि वकालत की सर्विसेज अपनी प्रोवाइड नहीं करेगा, अनलेस ही हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर द पर्पस बाय सच पर्सन बाय अ डॉक्यूमेंटेड राइटिंग। जब तक इस पर्सन को किसी रिटन डॉक्यूमेंट के थ्रू ये बंदा अपॉइंट ना कर ले, और ये रिटन डॉक्यूमेंट बेसिकली कानून की ज़ुबान में वकालतनामा कहलाता है। वो कह रहे हैं कि जब तक इसे वकालतनामा के थ्रू अपॉइंट नहीं ना कर लेगा ये बंदा, तब तक ये अपनी वकालत की सर्विसेज बंदे के लिए प्रोवाइड नहीं करेगा किसी भी कोर्ट के अंदर, कोई भी वकील। अब इस वकालतनामे के ऊपर साइन किस-किस के होने चाहिए? इसमें 3 पर्सन के साइन हो सकते हैं। तीनों के लाज़मी नहीं है, इनमें से किसी एक के होने चाहिए। अगर साइन बाय सच पर्सन, और बाय मतलब जो बंदा अपॉइंट कर रहा है उसके अपने साइन होने चाहिए, या उसके रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के साइन होने चाहिए, और बाय सम अदर पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड बाय अंडर अ पावर ऑफ अटॉर्नी टू मेक सच अपॉइंटमेंट, या उस पर्सन के होने चाहिए जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत अथॉरिटी थी कि उस बंदे के बिहाफ पे वकील अपॉइंट कर सकता है इसके लिए। इन तीनों में से किसी एक के साइन होंगे, देन ही वो बंदा जो है वो वकालतनामे के थ्रू पे वैलिड माना जाएगा, और इस बंदा वकालतनामे के बाद ही जो है वो बेसिकली कोई वकील किसी क्लाइंट के लिए अपनी वकालत की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बगैर वकालतनामे के नहीं। अब उसके बाद है सब रूल 2, कह रहे हैं एवरी सच अपॉइंटमेंट शैल बी फाइल्ड इन द कोर्ट, और नेक्स्ट ये वकालतनामा अपने कोर्ट में जमा करवाना है। एंड अब सब रूल 2 में बेसिकली बताया जा रहा है कि ये वकालतनामा इफेक्टिव वैलिड कब तक रहता है। इसमें 3 पॉसिबिलिटी
पॉसिबिलिटीज़ जो है वो हैं बेसिकली बताई हुई हैं कि जब इन तीनों में से कोई एक एक्शन हो जाए देन वकालतनामा आपका जो है वो सेट असाइड हो जाएगा, अदरवाइज़ वो वैलिड ही है। वो कह रहे हैं शैल बी डीम्ड टू बी इन फोर्स, वकालतनामा जो इफेक्टिव रहता है अंटिल डिटरमाइंड विद द लीव ऑफ अ कोर्ट बाय राइटिंग साइंड बाय द क्लाइंट और द प्लीडर। मतलब वकील खुद या फिर क्लाइंट मुवक्किल जो है वो अपना वकालतनामा खुद विथड्रॉ कर ले कोर्ट की परमिशन के साथ, और फिर इस चीज़ को जो इन्होंने विथड्रॉ किया है इस चीज़ को बाकायदा कोर्ट में जमा भी करवा दें। और अंटिल द क्लाइंट और प्लीडर डाई, या इन दोनों में से मुवक्किल या वकील में से किसी एक की डेथ हो जाए, देन वकालतनामा ख़त्म हो जाएगा। और अंटिल ऑल प्रोसीडिंग द सूट आर एंडेड सो फॉर एज रिगार्ड टू द क्लाइंट, और क्लाइंट से मुतल्लिक जितनी भी प्रोसीडिंग है सूट में वो मुकम्मल हो जाए। मतलब अगर इन तीनों में से कोई एक सिचुएशन पूरी हो जाएगी तो वकालतनामा सेट असाइड हो जाएगा, अदरवाइज़ वकालतनामा वैलिड रहता है, इफ़ेक्टिव रहता है। सब रूल 3 में बेसिकली बताया जा रहा है कि जो प्रोसीडिंग इन द सूट है उसमें कौन-कौन सी चीज़ जो है वो सूट के अंदर प्रोसीडिंग कंसीडर की जाएगी। फॉर द पर्पज़ ऑफ सब रूल 2, वो कह रहे हैं कि सब रूल 2 का पर्पज़ जो है मतलब पर्पज़ क्या था कि वकालतनामा कब तक इफ़ेक्टिव रहता है, जब तक प्रोसीडिंग नहीं ख़त्म हो जाती। तो उन्होंने कहा अब नेक्स्ट यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो सूट की प्रोसीडिंग में कौन-कौन सी चीज़ जो है वो प्रोसीडिंग कंसीडर की जाती है सूट के अंदर। इसमें नंबर 1 है कि जब भी आप लोग जजमेंट को रिव्यू करने के लिए कोई दरख्वास्त देते हो तो वो चीज़ प्रोसीडिंग ऑफ द सूट कंसीडर की जाती है। इसी तरह सेक्शन 144 यानी रेस्टिट्यूशन की जो दरख्वास्त दी जाती है वो सूट के अंदर प्रोसीडिंग कंसीडर की जाती है। इसी तरह सेक्शन 152 के अंदर जो दरख्वास्त दी जाती है यानी कि जजमेंट में कोई अर्थमेटिकल और क्लरिकल मिस्टेक आ गई है उसको रिव्यू करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए जो दरख्वास्त दी जाती है वो सूट के अंदर प्रोसीडिंग समझी जाती है। इसी तरह सूट के अंदर और किसी कोई डिक्री और ऑर्डर आई है उसके अगेंस्ट आप लोग कोई अपील कर देते हो वो सूट के अंदर प्रोसीडिंग समझी जाती है। इसी तरह कोई एप्लीकेशन आप लोग करते एप्लीकेशन या कोई एक्शन परफॉर्म करते हो किस पर्पज़ के लिए, क्योंकि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उसकी कॉपी चाहिए जो कि आप लोगों ने कोर्ट के सूट के अंदर दिए थे, तो उनको लेने के लिए कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट्स के वापसी के लिए जो आप दरख्वास्त देते हो वो सूट के अंदर प्रोसीडिंग कंसीडर की जाती है। इसी तरह आप लोगों ने कोर्ट के अंदर कोई सूट से मुतल्लिका कोई पैसे जमा करवाए थे और वो रिफ़ंड है, ज़्यादा आप करवा दिए थे तो अब आपको रिफ़ंड चाहिए, उसके लिए आप कोई दरख्वास्त वगैरह देते हो, तो वो भी प्रोसीडिंग इन वो कह रहे हैं कि सारी चीज़ें शैल बी डीम्ड टू बी प्रोसीडिंग इन द सूट। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई ये सूट के अंदर प्रोसीडिंग कंसीडर की जाती है, मतलब सूट का पार्ट ही कंसीडर की जाएँगी। रूल 4 सॉरी, द हाई कोर्ट मे बाय जनरल ऑर्डर डायरेक्ट दैट वेयर द पर्सन बाय whom a pleader is appointed is unable to write his name। वो कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि प्लीडर को अपॉइंट करा है वो अपना नाम भी नहीं लिख सकता। अब कौन नहीं लिख सकता? वो पर्सन जो कि लिटरेट हो, जो पढ़ना लिखना ना जानता हो। तो वो कह रहे हैं कि अब इस सिचुएशन में हाई कोर्ट जनरल ऑर्डर के तहत डायरेक्शन देगी ऐसे बंदे को कि इज़ मार्क अपॉन द डॉक्यूमेंट अपॉइंटिंग द प्लीडर, कि ये इस डॉक्यूमेंट के ऊपर जिसके तहत ये प्लीडर को अपॉइंट करा उस पे अपना कोई मार्क लगाए। मतलब उसे कह देंगे अंगूठा लगा दो, पढ़ना लिखना नहीं जानते तो मार्क लगा दो। शैल बी टेस्टेड बाय सच पर्सन सच मैनर्स में भी, और फिर ये बंदा इसे टेस्ट भी करवाएगा उसी तरीका कार के तहत जो कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया। सब रूल 5, नो प्लीडर हु हैज़ बीन एंगेज फॉर द पर्पस ऑफ प्लीडिंग ओनली शैल प्लीड ऑन बिहाफ ऑफ एनी पार्टी। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर कोई पर्सन जस्ट अपॉइंट इसी पर्पस के लिए है कि वो जस्ट उसने प्लीडिंग का ही काम करना है, मसलन बयान हल्फी जमा करवाया, दावा जमा करवा लिया, आर्गूमेंट के लिए वो वकील नहीं है, जस्ट प्लीडर है, एडवोकेट नहीं है, देन वो बंदा जो है वो पार्टी के बिहाफ पे जस्ट प्लीडिंग ही करेगा और कुछ नहीं करेगा, अनलेस ही हैज़ फाइल्ड इन कोड ऑफ मेमोरेंडम ऑफ फेयरनेस साइंड बाय हिमसेल्फ। अब तक आर्गूमेंट अगर उसे करने हैं तो उसके लिए उसे मेमोरेंडम ऑफ फेयरनेस जिस पर उसके अपने सिग्नेचर होंगे उसे जमा करवाना होगा। और उस मेमोरेंडम ऑफ फेयरनेस में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए? इसमें सबसे पहली चीज़ तो होनी चाहिए सूट के अंदर जो पार्टीज़ हैं उनका नाम, और जिस पार्टी के बिहाफ पे ये अपेयर हो रहा है उसका नाम। इसके अलावा जिस पार्टी ने इसे उस की पार्टी के लिए ऐसा वकील अपॉइंट किया है ना, अथॉरिटी दी है अपेयर करने के लिए, उस पार्टी का नाम, उस पर्सन का नाम उसने लिखना है इस मेमोरेंडम ऑफ फेयरनेस में। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब रूल शैल अप्लाई टू एनी प्लीडर एंगेज्ड टू प्लीड ऑन बिहाफ ऑफ एनी पार्टी बाय एनी अदर प्लीडर हु हैज़ बीन ड्यूली अपॉइंटेड टू एक्ट इन अ कोर्ट ऑन बिहाफ सच पार्टी। अब सब रूल 5 क्या कहता था? वो ये कहता था कि जब एक पर्सन ऐसा प्लीडर है जिस केस में, तो उसने प्लीडिंग का काम करना है, वो आर्गुमेंट वगैरह नहीं कर सकता। तो वो कह रहे हैं कि इस सब रूल के अंदर ये सब रूल जो है वो ऐसे प्लीडर के ऊपर अप्लाई नहीं होता जो कि किसी केस के अंदर प्लीडिंग के अंदर इन्वॉल्व है, किसी ऐसे प्लीडर की तरफ से जो कि केस के अंदर बाकायदा एस कोर्ट में उस वकील बंदे की तरफ से अपॉइंट हुआ हुआ है ऐसा वकील, और उस पार्टी के बिहाफ पे कोर्ट में कोई एक्शन वगैरह मतलब ऐसा वकील अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो
वो इससे क्या मुराद है? इसमें ये बेसिकली सीनियर जूनियर वाली सिचुएशन जो कचहरी में नॉर्मल होती है, वो यही है कि जब आप किसी सीनियर के अंडर प्रैक्टिस करते हो, तो आपको सबसे पहले उन्होंने ड्राफ्टिंग पे रखा होता है सिखाने के लिए, प्लीडिंग ही वो आपसे करवा रहे थे। मतलब केस के अंदर जो ही दरख्वास्त देनी है, वो आपसे लिखवाएँगे, बयान हल्फ़ी देना है, वो आपसे लिखवाएँगे। अगर आप बहुत एडवांस हो जाओगे, तो आपसे दावा-जवाब लिखवा लेंगे। लेकिन आपने केस को लीड नहीं करना होता, आपने सिर्फ़ प्रेज़ेंट ही करना होता, आपको आर्गुमेंट नहीं करने दिया जाता। लेकिन अगर आपका सीनियर आपसे कह दे कि अब जो है वो आपने जो है वो केस के अंदर इस पार्टी को रिप्रेजेंट करना है, देन आप बेशक इस केस के अंदर प्लीडिंग का काम कर रहे हो, लेकिन आपका सीनियर जो है उस केस के अंदर बाकायदा उस पार्टी की तरफ से अपॉइंट है और उस पार्टी के बिहाफ पे वो एक्शन यानी वकालत कर रहा है। तो अब आप जो है बेसिकली सिर्फ प्लीडिंग कर रहे थे, आप जो है वो आर्गूमेंट भी कर सकते हो। आप पे ये कि जस्ट आप प्लीडिंग कर रहे थे, आप प्लीडिंग करोगे, आर्गुमेंट नहीं दे सकते, ये रूल 5 का जो जनरल रूल है आप पर अप्लाई नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं जो जनरल रूल की एक्सेप्शन है इस प्रोविज़न में बताई गई है। नेक्स्ट आ जाता है सब रूल सॉरी फ रूल 5 सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन प्लीडर, यानी जो इसमें बेसिकली ये ऑपोज़िट है इसके रूल 3 के, इसी ऑर्डर के, जिसमें बताया जा रहा था कि जई आप जो रिकॉग्नाइज़ एजेंट को नोटिस वगैरह दे देते हो और पार्टी को नहीं देते, तो उसकी क्या कानूनी हैसियत होती है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या होती है। यहाँ पर कह रहे हैं कि वकील को दे देते, पार्टी को नहीं देते, तो उसकी क्या कानूनी हैसियत होती है। कहते हैं एनी प्रोसेस सर्व्ड ऑन द प्लीडर ऑफ एनी पार्टी और लेफ्ट एट द ऑफिस और ऑर्डिनरी रेजिडेंस ऑफ सच प्लीडर। वो कह रहे हैं अगर तो कोई प्रोसेस क्या है, समन नोटिस वगैरह, वो आप लोगों ने प्लीडर को बज़ाते तौर पर उसे खुद दे दिए, या जो है उसकी पार्टी उसकी जो है वो पार्टी के वकील को दे दिए, या उसके ऑफिस पे यानी उसके चैम्बर पे छोड़ दिया, या आप लोगों ने उसकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस पर दे दिया इस प्रोसेस से, और वेदर द सेम इज़ फॉर द पर्सनल पार्टी और नॉट। और अगर बेशक ये सर्विस ऑफ समन जो है वो आप लोगों ने पर्सनल पेनेस इज़ फॉर द पर्सनल पेनेस ऑफ द पार्टी एंड वेदर द सेम इज़ फॉर द पर्सनल पेनेस ऑफ द पार्टी और नॉट। हाँ, ठीक है, वो कह रहे हैं कि बेशक ये जो आप लोग प्लीडर को सर्विसेज़ दे रहे हो ना, ये ये हो सकता है कि ये जो कोर्ट का नोटिस है वो पार्टी के लिए हो कि इसने पर्सनल अफेयर होना है या नहीं होना, ये चीज़ इससे मैटर नहीं करती। बेशक वो जिस नेचर का भी है, ये आपने अगर वकील को दे दिया है, मसलन वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ऊपर तो कहा ना कि अगर कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि पार्टी ने ही अफेयर होना है, जब उसको कहा जाएगा तो फिर उसने ही अपेयर होना है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हो सकता है कि नोटिस बेशक पर्सनल अपेयरेंस ऑफ पार्टी का हो, लेकिन आपने वकील को जारी कर दिया। कह रहे हैं कि बेशक वो पर्सनल अपेयरेंस ऑफ पार्टी का हो या ना हो, ये चीज़ मैटर नहीं करती। अगर आप वकील को पार्टी के बजाय उसके वकील को सर्विस ऑफ प्रोसेस जारी कर देते हो, देन ये चीज़ प्रिज़्यूम की जाएगी कि ये जो है वो पार्टी को मिल गई है और उसकी नॉलेज में आ गई है, जिसका वकील है, जिसे उसका वकील उसे प्रेज़ेंट कर रहा है। एंड and unless the court otherwise direct shall be as effectual for all purposes as if the same had been given to or served on the party in person। और नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं कि ये इफेक्टिव कंसीडर किया जाएगा कि ये जो है वो पर्सनली तौर पर, मतलब वकील को दिया तो यही समझा जाएगा कि पार्टी को बजाते खुद उसे दिया है। ये जनरल रूल है। एक्सेप्शन इसकी ये है कि अगर कोर्ट इसके अलावा कोई दूसरी डायरेक्शन दे तो उस टाइम फिर वो चीज़ फॉलो की जाएगी। तो रूल 5 में बेसिकली ये कहा जा रहा है कि अगर तो सर्विस ऑफ प्रोसेस की नेचर ये थी कि आपने बजाते तौर पर वकील पार्टी को ही देना है, या फिर ये थी कि नहीं देना, ये चीज़ मैटर नहीं करती। आपने अगर पार्टी के वकील को सर्विस ऑफ प्रोसेस यानी नोटिस और समन जारी कर दिया है, तो ये समझा जाएगा कि पार्टी को ही आपने जारी किया है और उसकी नॉलेज में आ गया है, उसे मिल गया है। अब अगर इसे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ से देखें, तो जैसे हम लोग केस के अंदर सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाते हैं और फिर जो पहली पेशी होती है उस पे हमें नेक्स्ट हियरिंग मिलती है, उसमें मेजॉरिटी टाइम पार्टी नहीं आती, कभी आती कभी नहीं आती। अब कोर्ट जो है वो तारीख दे देती है आपके केस में कि अगली तारीख ये है, अगली पेशी आपकी है, ये स्टेट की बनती है। अब वकील को पता होता है और वो क्लाइंट तो नहीं आया होता, बेशक अब क्या होता है, वो वकील जो है वो बेसिकली अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म कर देता है कि आपकी नेक्स्ट डेट ये है। तो इसीलिए इसी लॉजिक की वजह से वो कह रहे हैं कि अगर वकील को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि ना नेक्स्ट पेशी कब है, तो वह समझा जाएगा कि क्लाइंट की भी नॉलेज में है। रूल 6 एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस beside the recognized agent described in rule 2 any person residing in the जो may be appointed as agent। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो रूल 2 के अंदर बताए गए हैं रिकॉग्नाइज एजेंट, उनके अलावा कोई ऐसा पर्सन जो कि कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में रहता है, उसे भी जस्ट फॉर सर्विस को एक्सेप्ट करने के हवाले से एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है।
सब रूल 2 अपॉइंटमेंट टू बी इन राइटिंग एंड फाइल इन कोर्ट सच अपॉइंटमेंट में भी मतलब ये कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट जनरली भी हो सकती है, स्पेशली भी हो सकती हैं और एक लीगल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होंगी जो कि रिटन फॉर्म में होगा, जो बंदा इसे अपॉइंट करा होगा उस प्रिंसिपल के साइन होने चाहिए इस चीज़ के ऊपर। और ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो अगर ये अपॉइंटमेंट जनरल है तो ये आप लोगों ने करना है कि इफ़ द अपॉइंटमेंट इन स्पेशल, आपने इंस्ट्रूमेंट की जो अपॉइंट करने के बाद ना सर्टिफाइड कॉपी मतलब इसकी जो है फ़ोटोकॉपी आप लोगों ने, सर्टिफाइड का मतलब ये होता है कि फ़ोटोकॉपी हो प्लस उस पे सिग्नेचर हो। तो वो जो प्रिंसिपल है उस फ़ोटोकॉपी पे साइन वगैरह करके उस इंस्ट्रूमेंट की कॉपी के पहले अब इस बंदे को अपनी सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट एक्सेप्ट करने के लिए एजेंट के तौर पर अपॉइंट किया है, वो स्टे कोर्ट के अंदर जमा करवानी है। तो ये आपके पास अब रूल 2 था और इसी तरह हमारा ऑर्डर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया।